नमस्कार, मैं सौरभ खरे आपका परख कोचिंग के यूट्यूब चैनल परख कोचिंग ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना दूसरा सेट। इस सीरीज का नाम है S2 पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो आप लोगों ने पहले से कर लिया होगा। जो पेपर आपको टेलीग्राम से निकाल लेना है, पहले आपको सॉल्व कर लेना है, फिर इसका सॉल्यूशन आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना, हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन लिखा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज की एक योजना में 12,000 रुपये की धनराशि निवेश की जाती है। ब्याज दर 10% है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो एक वर्ष के बाद ब्याज क्या होगा? अ सम ऑफ 12,000 rupees is invested at a scheme of compound interest. The interest rate is 10%. If the interest is compounded half yearly, then what will be the interest after 1 year? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपका अमाउंट जो है, जो आपका जो प्रिंसिपल है, आपका जो 12,000 रुपया है, जो आपका प्रिंसिपल है वो 12,000 रुपया है। आपको 10% रेट है, आपकी 10% रेट है, वो आपकी ईयरली है। अगर इसको हाफ ईयरली रेट बनाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 5%। हाफ ईयरली में कितना परसेंट हो जाएगा? 5%। वो कह रहा एक वर्ष में अगर टाइम आपके पास 1 ईयर है तो हाफ ईयर कितने हो जाएंगे? 2 हाफ ईयर हो जाएंगे। बात क्लियर हो पा रही है? 2 क्या हो जाएंगे? हाफ ईयर हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इस पे देखा जाए 12,000 रुपये में, तो पहले हाफ ईयर, पहले 6 महीने में, पहले हाफ ईयर में कितना ब्याज लगेगा? 5% लगेगा। 5%, तो 12,000 का 1% कितना होगा? 120। 12,000 का 1% कितना होगा? 120। तो 5% होगा 12 पंचे 60। कितना हो जाएगा बेटा? 600। इस तरीके से निकालना है। 1% कैसे निकालते? 1% किसी चीज का 1/100 होता है, याद रखिएगा। 10% कितना होता है? 10% 1/10 होता है, और 100% 1 होता है। 100% कितना होता है? 1। इन 3 बातों को हमेशा याद रखिएगा। हमने बताया कि 5% निकालना है, तो भाई 1% कितना होगा? 120 होगा। तो 5% कितना? 120। तो 1% कितना हो जाएगा? 120। तो 5% हो जाएगा 600। 600 हो जाएगा। तो आप देखेंगे, अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज में होता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो इस 12,000 में फिर 5% लगेगा, तो कितना आ जाएगा? 600। अब इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, तो 600 का 5% निकालना है। 600 का 5% कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। 10% होगा 60, 5% हो जाएगा 30। अब आप देखें तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? 1230। 1230। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही। क्लियर हो गया? अगला देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन। कॉलेज की 132 छात्रों के अंकों का औसत 40 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत 42 है और असफल छात्रों के अंकों का औसत 20 है, तो उत्तीर्ण छात्रों का कुल अंक और असफल छात्रों के कुल अंक का संबंधित अनुपात बताइए। वो कह रहा है सफल सक्सेसफुल पर्सन और अनसक्सेसफुल पर्सन का। अगर इसको एलिगेशन से लगा तो जल्दी आ जाएगा सवाल। वो कह रहा है कॉलेज के 132 छात्रों के औसत अंक कितने हैं? 40 है। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कितना है इनका औसत अंक? 40 है। ठीक है ना। उत्तीर्ण सक्सेस वालों का औसत अंक कितना है बेटा? 42 है। कितना है? 42 है। और कह रहा है असफल छात्रों के अंकों का औसत कितना है? 20 है। अब आप एलिगेशन लगाइएगा। एलिगेशन में क्या होता है? देखो, जो बीच में रहेगा वो कहीं ना कहीं एक से छोटा रहेगा, एक से बड़ा रहेगा। यहाँ हो जाएगा 40 - 20, यहाँ हो जाएगा 42 - 40। आप अगर देखें तो यहाँ बचेगा कितना? 20। यहाँ बचेगा कितना? 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 1:10। एक मतलब आप कह सकते हैं 10 होगा तो 1 होगा। एक किसका अनुपात आया है? जी, छात्रों का अनुपात है। 132 में जो छात्र होंगे, 10 पार्ट आपके ए वाले छात्र होंगे सक्सेसफुल, और अनसक्सेसफुल पार्ट होंगे 1 पार्ट। आगे लिख रहा है, पूछ रहा है तो उत्तीर्ण छात्रों के कुल अंक और असफल छात्रों के कुल अंक का संबंधित अनुपात। अब हमें इसका रेशियो है। हमारे पास अगर 10 छात्र ये वाले होते हैं तो 1 छात्र ये वाला होता है। बात क्लियर हो गई है? उत्तीर्ण छात्रों के जो नंबर आते हैं औसत अंक कितने आते हैं? 42 आते हैं, और अनसक्सेसफुल बच्चों के नंबर जो आते हैं वो 1 आता है। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? 10 गुणा 42 अनुपात जो चाहिए है 1 गुणा कितना हो जाएगा? 20। यहाँ से आप देखें 2
21 अनुपात आएगा 21:1। देखो अगर छात्रों का अनुपात पूछा जाएगा तो 10:1 आएगा, छात्रों का अनुपात 10:1, उनके द्वारा प्राप्त किए गए नंबरों का जो अनुपात आएगा वो आएगा 21:1, 21:1। ये ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है, एक मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है। जब मेज को 20% छूट पर बेचा जाता है तब लाभ 360 रुपये है। यदि उस मेज को 15% की छूट पर बेचा जाए तो कितना लाभ होगा। तो कह रहा है देखो हम इस कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं, एमपी, एसपी और सीपी, ये मार्केट प्राइस, सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस। सीपी से एसपी के बीच में जो संबंध होता है प्रॉफिट या लॉस का होता है, याद रखिएगा। एमपी और एसपी के बीच जो संबंध होता है वो डिस्काउंट का होता है। कितने का होता है बेटा? डिस्काउंट का होता है। लिख रहा है एक मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है। अगर इसको हम लोग 100 मान लें तो इसका अंकित मूल्य कितना डाला गया? अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो अंकित मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी इसकी? अंकित मूल्य कितना होगा? 30% अधिक है तो कितना हो जाएगा? 130। कितना हो जाएगा? 130। जब मेज को 20% छूट पर बेचा जाता है, अगर इसको 20% का डिस्काउंट दे दे, अगर इसको 20% का डिस्काउंट दे दे बेटा, तो अब ये कितने का हो जाएगा? 130 का 80/100 हो जाएगा, मतलब 13/8 104 हो जाएगा। अगर 100 रुपया का क्रय मूल्य था, 130 रुपया उसमें डाला गया, 20% का डिस्काउंट हो जाएगा तो वो बिकेगा कितने में? 104 में। इस दौरान वो कह रहा है तब 360 रुपये, तब 360 रुपये लाभ कितना होता है? 360 का होता है। यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है? यहाँ पे अगर रेशियो में देखा जाए तो 100 से 104, 4 की वैल्यू का लाभ हो रहा है। अगर ये 100 है तो 104 होगा, तो 4 का लाभ हो रहा है, और 4 की वैल्यू दी है आयोग ने कितनी आपके पास? 360। हमारे हिसाब से जो हम 100 मान रहे थे वहां से लाभ कितना हो रहा था? 4 हो रहा था। यहां पे कितना दिया गया है? 360। आगे पूछ रहा है यदि उस मेज को 15% की छूट पर बेचा जाए तो कितना लाभ होगा। यदि उस मेज को 15% की छूट पर बेचा जाए, अगर ये बात समझिएगा, अगर इसको 15% की छूट पर बेचा जाता तो क्या होता है, ये निकाल लीजिए। तो 15% की छूट का मतलब ये समझिए कितना होगा? 10% कितना होगा? जब इस तरीके से आए तो आपको निकालना कैसे है? देखो 130 का 10% कितना होगा? 13 होगा। 130 का 10% कितना होगा? 13 होगा। बात क्लियर हो गई। और 5% कितना होगा? 6.5 होगा। 5% कितना हो जाएगा? 6.5 हो जाएगा। बात समझिएगा, यहां देख ले, अगर हम लोग 130 का 10% कितना होगा, ऐसा समझिएगा। 10% कितना होगा? 13 होगा। 1/10 से 13, और उसका 5% कितना हो जाएगा? 6.5 हो जाएगा। 13 6 19.5 हो जाएगा बेटा, नहीं हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19.5 हो जाएगा। बस अगर 15% का, अगर 15% का डिस्काउंट दे रहा है तो 19.5 का डिस्काउंट दे रहा है 130 के हिसाब से। 19.5 घटा दीजिएगा 130 में से, कितना हो जाएगा? अगर 20 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 110, और यहां हो जाएगा 110.5। अगर वो 15% छूट पर बेचता है, अगर वो 15% छूट पर बेचता है तो कितने बेचेगा? 110.5 रुपये में बेचेगा। बात क्लियर हो पा रही है। दूसरे लोग क्या कर सकते थे? आप ऐसा भी कर सकते थे, अगर देखें आप, जैसे 110.5 चाहिए तो 130 का 15% का डिस्काउंट है, 85/100 कर देते। क्या कर देते बेटा? 85/100। गुणा भाग से बचने के लिए हमने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे कितना? 10% आपका 10% 13 होगा, 5% 6.5 होगा, टोटल हो जाएगा 19.5। 19.5 130 में से घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 110.5। अब बताइएगा पूरे कॉन्सेप्ट में आप, अगर 15% का डिस्काउंट हुआ, अगर 15% का डिस्काउंट हुआ तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई? एसपी कितना आ गया? 110.5। 100 रुपये की चीज थी। अब कितने का लाभ होगा यहां से? अब यहां से कितने का लाभ होगा? 10.5 का। कितने का लाभ होगा? प्रॉफिट जो होगा वो 10.5 का होगा। 10.5 का होगा। 4 की वैल्यू 360 निकाल चुके। 4 की वैल्यू कितनी है? 360 है। तो 10.5 की वैल्यू कितनी होगी? तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। तो 10.5 की वैल्यू गुणा 90 कर दीजिए।
9 5 45, 9 एकम 9, 945 आ जाएगा। अब कितना लाभ होगा? 945 का। बात क्लियर हो पा रही है? अगला देखिएगा। चौथा नंबर लिख रहा है सवाल, जय और जतिन ने एक व्यवसाय में क्रमशः 80,000 रुपये और 60,000 रुपये निवेश किए। जय और जतिन, जय ने 80,000 और जतिन ने 60,000। चार महीने बाद जतिन ने 10,000 रुपये अतिरिक्त निवेश किए, जबकि जय ने 10,000 रुपये अपने निवेश से निकाल लिए। वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात क्या होगा? देखिए, जो व्यवसाय में पार्टनरशिप में लाभों का जो अनुपात होता है, गौर करिएगा, जो प्रॉफिट का अनुपात होगा है P1:P2 होता है, वो C1:T1 अनुपात C2:T2। ये कैसा होता है? अगर आपको व्यापार में लाभ चाहिए है तो लगाई गई पूंजी कैपिटल इनटू टाइम। आपने कितनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई है, आपने कितनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई है। तो P1 जब मिलेगा, पहले वास्तविक लाभ होगा, तो C1 कैपिटल लगाई T1 टाइम के लिए, C2 कैपिटल लगाई गई T2 टाइम के लिए। इस कॉन्सेप्ट पे काम करना है। तो साझेदारी में क्या होता है? अब वो क्या कह रहा सवाल में, जय और जतिन ने व्यवसाय में 80,000 रुपये और 60,000 रुपये निवेश किए। 4 महीने बाद जतिन ने 10,000 रुपये अतिरिक्त निवेश किए। 4 महीने तक इसका 60,000 लगा रहा होगा। 4 महीने तक इसका कितना लगा रहा होगा? 60,000 लगा रहा होगा। इसके बाद उसने 10,000 रुपये अतिरिक्त निवेश कर दिए। 10,000 रुपये अतिरिक्त निवेश किए तो कितना हो जाएगा आपका? 70,000। 10,000 और जोड़ दिए। अब ये महीने कितने तक लगा रहेगा? 8 महीने तक, इंटू 8 हो गया, प्लस कर दीजिए। जबकि जय के बारे में बात कर रहा है, जबकि जय ने 10,000 रुपये का अपने निवेश में निकाल लिए। 10,000 रुपये निकाल लिए। 4 महीने तक तो इसके लगे रहे 80,000, 10,000 निकाली, कितना बचा इसके पास? 70,000। ये भी कितने महीने तक लगा रहा? यही इसका रेशियो होगा लाभों का, यही इसके लाभों का अनुपात होगा। अब क्या कर सकते हो? सब में 4 जीरो हैं, सब में अगर कॉमन लेके 4 जीरो कट जाएंगे तो यहाँ बचेगा कितना? 8 चौको 32, 8 सते 56, यहाँ बचेगा 6 चौको 24 और 8 सते 56, प्लस कर देना। 6 2 8, 5 3 8, अनुपात 6 4 10, 5 2 7 और 1 8। 8 से काट दो तो उनके लाभों का जो अनुपात होगा 11 अनुपात कितना होगा बेटा? 10 होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना? अगला देखिएगा, 5 नंबर हो गया। लिख रहा है, एक घनाभ की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है। हम लोग बात कर रहे हैं 5 नंबर सवाल की। एक घनाभ की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी चौड़ाई क्या होगी? देखो, 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। अब अगर घनाभ है तो घनाभ का आधार क्या होगा? बेस क्या होगा? ऐसे तो होगा। अगर एक घनाभ है इसका बेस क्या होगा? इस टाइप का बनेगा। अगर आप देखें इसका परिमाप का सूत्र कैसे बनता है, अगर इसको हमको खोल दें आकृति को, थोड़ी देर के लिए हम खोल के दिखा रहे हैं, ऐसा ऐसा रहेगा। एक ऊपर से इसकी छत लगी होगी इस टाइप की, इसमें क्या लगा होगा? एक छत लगी होगी। अब इन दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इन दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अगर ये एल है तो ये भी एल है, तो ये भी बी होगी, ए बी होगी। इसकी जो ऊंचाई होगी वो एच एच होगी। इसकी जो ऊंचाई होगी बेटा वो कितनी होगी आपकी? एच एच होगी। इस वाले का क्षेत्रफल, इस वाले का क्षेत्रफल, इस वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एल इंटू एच। इस वाले का भी कितना हो जाएगा? एल इंटू एच। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बी इंटू एच, इसका भी हो जाएगा बी इंटू एच। तो चारों को जोड़ देंगे। इससे क्या प्राप्त होगा हमको? तो 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा वो क्या होता है हमारे पास?
एल बी यहाँ देखो, एल एच इसका होगा, एल एच इसका होगा तो 2LH ये आ जाएगा, बी एच इसका होगा, बी एच इसका होगा 2BH ये आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2L प्लस बी इंटू एच नहीं लिख सकते इसको, 2L प्लस बी एच यहाँ कॉमन, दो यहाँ कॉमन, तो आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। याद रखिएगा हाई कोर्ट में सवाल पूछा गया था कि क्या होगा, चार दीवारों का क्षेत्रफल, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। क्लियर हो गई बात, इस पे कॉन्सेप्ट पे लगा ले रहे हैं हम लोग। कह रहा है चार दीवारों का क्षेत्रफल 400 वर्ग है, 400 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया, और इसकी लंबाई 15 है, तो 2 15 प्लस बी इंटू एच जो दी गई है 8, 8 पंचे 40, 50, 2 25, यहाँ 15 प्लस बी बराबर आ जाएगा 25, बी बराबर आ जाएगा 10। इसकी चौड़ाई की लंबाई होगी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। बात क्लियर हो पा रही है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आप समझ लीजिए चार दीवारों का क्षेत्रफल, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है, किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। यदि हम संख्या में 63 जोड़ देते हैं तो प्राप्त संख्या पिछली संख्या के अंकों की अदला बदली से बनी है। संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी संख्या ज्ञात करने के लिए आए तो आप सवाल मत लगाइए, आप ऑप्शन पे चले जाइए। चार ऑप्शन हमारे पास हैं। देखो, पहला ऑप्शन हमारे पास था 92, दूसरा था 29, तीसरा था 36 और चौथा था 63। जब भी संख्या, अगर ये पूछता संख्या का गुणनफल क्या है, संख्या के अंकों का गुणनफल क्या है, योग क्या है, तो हम पूरा सवाल लगाते हैं। जब संख्या पूछी जाए तो सवाल आपके लिए आसान हो जाता है। कह रहा है किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। 18 तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 36 18 और 36 कितना हो जाएगा 18। यदि हम संख्या में 63 जोड़ देते हैं, यदि हम संख्या में 63 जोड़ देते हैं, अगर 63 जोड़ देंगे तो भैया ये 3 अंक की बन जाएगी, तो ये सवाल बन नहीं पाएगा, 3 अंकों की बन जाएगी। प्राप्त संख्या पिछली संख्या के, अगर इसमें 63 जोड़ दो तो 9 3 12 हो जाएगा, 6 2 8 1 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 29। यही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो दोनों अंकों का योग कितना है, इसमें दोनों अंकों का गुणनफल कितना है 18, यही कहा गया। अगर इसमें 63 जोड़ दिया जाए तो इसके अंक बदल जाएंगे, 29 को अंक क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, तो 29 का क्या हो जाएगा 92, तो आपका यही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सात नंबर में लिख रहा है यदि संख्या 6 7 3 5 x1, 6 7 3 5 x1 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। क्या पूछ रहा बेटा, x का मान क्या होगा। 9 की विभाज्यता का नियम क्या है, अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी, 9 से विभाज्य होगी। और दूसरे स्तर पर कहा जाए अंकों का डिजिटल सम अगर 9 से विभाज्य तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी, 9 से विभाज्य होगी। अब यहाँ देखेंगे अगर हम लोग दोनों तरीके से लगा लें, पहले 5 1 और 5 6, 6 और 3 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 16 और 6 22, 22 प्लस x बटे 9। अब 9 का भाग देना, 9 तिहाई 27, 9 3 27, तो यहाँ x बराबर कितना होना चाहिए 5, x बराबर कितना होना चाहिए 5। इसका आंसर आ जाएगा बी वाला। ठीक है, डिजिटल सम से लगाएंगे। आपको अगर एसएससी वगैरह दे रहे हैं, सीडीएस वगैरह दे रहे हैं तो डिजिटल सम पे काम करना पड़ेगा। जैसे यूपीएसआई दे रहे हैं, डिजिटल सम क्या होगा, डिजिटल सम का मतलब होता है कि 9 तक सर्किल चलता है। कहाँ तक चलता है बेटा, 9 तक चलता है। 9 के बाद जब 10 होगा सिंगल कर देते हैं। जैसे 10 हुआ तो डिजिटल मतलब अंकों का योग कर दो, कितना आएगा 1। अगर 11 आ गया तो अंकों का योग कितना आ गया 2। अगर 12 आ गया तो अंकों का योग कितना आ गया 3। इस तरीके से आपको जो डबल हुए उसको सिंगल कर देना, जो डबल हुए उसको क्या कर देना सिंगल, एक काम। इसकी जो साइकिल चलती है, जैसे ही आपके पास 9 होगा, जैसे साइकिल है 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7 8, और जब 9 जाएगा तो 9 कह लो या 0 कह लो, दोनों बातें क्या होती हैं इसमें बराबर होती हैं। 9 कह लो या 0 कह लो, बात क्या होती है बराबर। जहां आपका 9 आएगा वहां पे आप 0 मान सकते हैं, और जहाँ 0 होगा वहाँ 9 मान सकते हैं। तो इसका डिजिटल सम वाला मेथड क्या होगा, वो आसान होता है ज़्यादा इससे। जैसे यहाँ पे लिखा गया
डिजिटल सम करेंगे 1 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 मतलब 0 छोड़ दो, 7 7 और 6 13, 13 का कितना हो जाएगा, 13 का आपस में जोड़ देंगे, 13 को कितना बचेगा 4 प्लस x बटे 9। अगर 9 का भाग देना है तो यहाँ कितना होना चाहिए आपके पास, 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। अगला नंबर देखिएगा 8 नंबर। 8 नंबर के लिए एक ट्रिक याद करिएगा, 1 से 9 तक 9 अंक होते हैं। 1 से 9 तक कितने अंक होते हैं, 9 अंक होते हैं। 1 से 99 तक, अगर 1 से लेकर 99 तक लिखेंगे तो कितने अंकों का प्रयोग होगा, 1 8 और 9 का प्रयोग होगा। ये अगर याद रहेगा सवाल बहुत तेज बनेगा। अगर 1 से लेकर 999 तक के अंकों को लिखा जाएगा तो आपका यूज होगा 2 8 8 9। बात समझ में आ रही है। 1 से 9 तक 9, 1 से 99 तक 9 तो रहेगा, एक बार 8 एक बार 1, यहाँ पे 999 तक तो यहाँ पर 9 बार रहेगा, 2 बार 8 रहेगा, 2 और 2 बार 8। अगर ऐसा रहेगा तो आपका होगा 3 टाइम्स 8 और 9। इन बातों को अगर आप याद रखेंगे बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आपका जल्दी से आ जाएगा। हालांकि क्वेश्चन छोटा है। कह रहा है 1 से लेकर के 50 तक लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा, 1 से लेकर के 50 तक लिखने में, लिख गया जी वाला। 1 से लेकर के 50 तक लिखने में तो आपको करना क्या था, 1 से 9 तक कितना लिखा जाएगा, 9 सबसे पहली बात, और 10 से लेकर के 50 तक लिखना है। अच्छा बताओ 10 से लेकर 50 तक संख्या कितनी होंगी, 10 से लेकर के 50 तक संख्या कितनी होंगी। देखो कैसे करेंगे, 10 से लेकर के, अगर देखो से और बीच में अंतर है, 10 से 50 तक ऐसा लिखा गया। 10 से 50 तक निकालने के लिए हम 50 में से कितना घटाएंगे, 10 घटाएंगे, 9 घटाएंगे, 9 घटाएंगे। 10 से माना होता है शहद, 10 से माना होता है शहद, 10 को तो लेना है तो कितना घटाएंगे, 9 को घटाएंगे। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा हमारे पास, 41 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 41। कितना बच जाएगा, 41। अगर 41 बचेगा, 41 संख्या होंगी और ये कितने कितने डिजिट लेकर आएगा, 2 डिजिट लेकर आएगा। कितना हो जाएगा आपका, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 9 ऊपर से 9 2 11, 91 अंक हो जाएंगे। ये 9 अंक है, ये 82 है, ये कितने हो जाएंगे आपके पास, 91 डिजिट हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी वाला। अगला देखिएगा 10 नंबर कह रहा है वह संख्या ज्ञात करो जिसे 15 से भाग देने पर भागफल 14 और शेषफल 13 प्राप्त हो। फाइंड द नंबर विच डिवाइडेड बाई 15 गिव्स क्वोशिएंट 14 एंड रिमाइंडर 13। वो कह रहा है 15 से भाग देने पर, देखो ऐसा 15 से भाग देने पर क्या कह रहा है, भागफल 14 और शेषफल कितना बचे 13, डिविडेंड निकालना है। तो क्या हो जाएगा 15 गुणा 14 प्लस 13, डिविडेंड बराबर हो जाएगा 15 गुणा 14 प्लस कितना हो जाएगा 13, 15 चौको 60, 6 15 एकम 15 6 21 प्लस 13 कितना आ जाएगा 3 2 223, कितना हो जाएगा 223। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन था आपका 10 नंबर। 11 नंबर देखते हैं। अच्छा 9 छूट गया है ना, 9 वाला देख लीजिए, ये 10 वाला हो गया था। 9 नंबर देख लीजिएगा, लिखा गया है मैं शून्यों की संख्या क्या है, शून्यों की संख्या के लिए 2 और 5 निकालते हैं। देखो शून्य कब बनता है, जब 2 और 5 का गुणा होता है तो शून्य का निर्माण होता है। 2 और 5 का गुणा होता है तो किसका निर्माण होता है, शून्य। अगर आप यहाँ देखें, अगर हम ऐसा लिखें 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, कितने शून्यों का निर्माण होगा, कितने कपल बनेंगे, 2। कितने कपल बनेंगे, 2 बनेंगे, क्योंकि जो कम है उतने ही कपल बनेंगे। याद रखिए जिसकी पावर कम होगी उतने ही कपल बनेंगे। तो इसमें कितने जीरो का निर्माण होगा, लास्ट में 2। अगर ऐसा लिख देते हम 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1, तो कितने जीरो का निर्माण होता, 1। क्योंकि जिसमें पावर कम है उतने ही जीरो का निर्माण होता है, जिसमें पावर कम है उतने ही जीरो का निर्माण होता है। इसमें यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना था। अब सवाल लिखा गया 9 नंबर, कह रहा है 5 गुणा 10 गुणा 25 गुणा 40 गुणा 50 गुणा 55 गुणा 65 125
और गुणा 80। इसमें देखो 5 ज़्यादा मिलेगा कि 2 ज़्यादा मिलेगा, ऐसा ही देख सकते कौन कम मिलेगा। हम कम पे काम करना है, कौन कम मिलेगा, 5 कम मिलेगा। देखो 5 यहाँ पे है, एक तो 5 यहाँ मिलेगा, एक 5 यहाँ मिलेगा, 5 यहाँ पे कितने 5 मिलेंगे 2, 5 गुणा 5। यहाँ 5 कितने मिलेंगे 5 गुणा 8, 8 मतलब 2 की पावर 3 मिलेंगे, है ना। यहाँ पे 5 इंटू 2, हमें 5 और 2 तलाशना है, इसके अलावा कुछ नहीं तलाशना। यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 2, 5 25 दूनी 50, 2 की पावर 1। यहाँ एक 5 मिलेगा, यहाँ एक 5 मिलेगा, यहाँ 5 की पावर 3 मिलेगा, यहाँ 16 पंचे 80 होता है, तो 5 गुणा 16 पंचे 2 की पावर 4 मिलेगा। अब बताइए 4 कितने, 2 कितने मिल रहा है, एक पावर है 1, 3 और 1 4, 1 5, 5 4 9, 2 की पावर 9 मिलेगा। 5 कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 2 7, 7 1 8, 1 9, 3 12, ज़्यादा मिल गए हैं। तो इसका मतलब जो कम मिलेगा 2 की पावर 9 मिलेगा, 2 कम मिलेगा, कितने बार मिलेगा 9 बार मिलेगा। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर कितने जीरो आएंगे बेटा, आपके 9 जीरो आएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ठीक है ना। तो पहले हमने 10 करवा दिया था, अब ये 9 हो गया। अब 11 नंबर देखते हैं। छियानवे के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 11 नंबर में 96 के सभी गुणनखंड कैसे निकालते। 96 गुणनखंड, पहले तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो। 32 तिहाई 96 होता है, 32 तिहाई कितना होता है 96। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 हो जाएगा। गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते वो लोग हम पूरा क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी इसको हम डायरेक्ट बता रहे हैं, आप लोग भी पढ़ के आए होंगे कहीं ना कहीं। तो अभी इसमें 5 पावर है, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 6। 6 क्यों आ रहा, क्योंकि जीरो से काउंट करते हैं, 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जीरो से काउंट करेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास 2, जीरो से काउंट करेंगे 6 दूनी 12। तो 96 कितने गुणनखंड हो जाएंगे आपके पास, 12 गुणनखंड हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 12 नंबर सी सेट का सवाल है, ISC सेट ने पूछा था 12 नंबर आपसे, बहुत तगड़ा सवाल है। अगर कॉन्सेप्ट आएगा तो बनेगा, नहीं तो वहाँ बनना मुश्किल है सवाल को। 12 नंबर देखिएगा, देखो जो प्रैक्टिस चल रही है इसमें सभी क्वेश्चंस का संयोजन किया गया है। SSC का हो गया है, UPSI का हो गया है, CDS के क्वेश्चंस हैं, CSAT के क्वेश्चन हैं। मतलब हर एग्जाम के क्वेश्चन जो ठीक ठाक क्वेश्चन उठा के आते हैं हम यहाँ पे आपके पास ला रहे हैं। आपको इसको लगातार हमारे साथ करते रहिएगा। ये पेपर कहाँ से मिल रहा है आपको बता ही चुके, टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय सौरभ खरे पर जाइए, वहाँ से पेपर डाउनलोड करिए और अपना पेपर लगाइए। इसके बाद अपने आंसर मिलाने के लिए वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखिएगा, है ना। ये काम प्रक्रिया करते रहना है। 12 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। देखिएगा अगर अभाज्य संख्याएं देखें तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट ये है, दो ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है, दो ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, गौर करना हमारी बात को, जो सम है, जो सम है, दो ही एक ऐसी अभाज्य संख्या जो सम है। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम होगी। अभाज्य संख्या 3 5, अब जो भी संख्या होंगी अभाज्य संख्या होंगी, इसके अलावा जो भी अभाज्य संख्या होंगी वो विषम होंगी। अब आयोग ने क्या सोचा, IAS का देखिए UPSC क्या बनाता है क्वेश्चन, उसने कहा 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। क्या 3 विषम संख्याओं का योग 100 हो सकता, 3 विषम संख्याओं का योग 100 हो सकता है? क्योंकि 3 विषम संख्याओं का योग विषम संख्या होगा। 3 विषम संख्या, मान लो कोई भी एग्जाम्पल ले लें, अगर मान लो मैं 3 ले लिया, 7 ले लिया और 5 ले लिया, तीनों को जोड़ देंगे, 7 5 12, 12 3 कितना आएगा 15। तो कभी भी 3 विषम संख्याओं का मान, कभी भी 3 विषम संख्याओं का मान सम संख्या नहीं हो सकता है। कभी भी 3 विषम संख्याओं का मान सम संख्या नहीं हो सकता। अब वो कह रहा है कि 3 अभाज्य संख्याएं हैं, 3 प्राइम नंबर है, मान लीजिए 3 प्राइम नंबर हमने मान लिए A B और C। वो कह रहा है इसका योग 100 है। और हम इस बात को भी क्लियर कर पा रहे हैं कि दो ही एक ऐसी सम संख्या जो अभाज्य है।
तो इसका मतलब एक इसमें अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। एक अभाज्य संख्या क्या होगी, इसमें 2 होगी। एक तो बात क्लियर हो गई कि एक का मान आपका निश्चित तौर पर 2 रहा होगा, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो यहाँ पे हो जाएगा 2b + c बराबर 100। तो b + c बराबर हो जाएगा कितना बेटा, 98। b + c बराबर कितना हो जाएगा, 98। तो ये वाली बात अगर आपको आती होगी तो सवाल लग पाता, नहीं तो उसमें समस्या थी। आगे लिख रहा है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरे से 24 अधिक हो, उनमें से जो 2 बची हैं b अधिक होगी, किससे अधिक, कितनी अधिक होगी, वो कह रहा 24 अधिक होगी, तो पाएंगे 24। यहाँ से क्या निकाल लेंगे, 2b हमने यहाँ जोड़ दिया, 8 4 12 हो जाएगा, 9 2 11 1 12, तो b बराबर हो जाएगा 2 6 12 2 1 2, एक संख्या 61 आ जाएगी। तो कह रहा है उनमें से दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 61 हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, सीसेट इस तरीके से पूछ चुका है, एसएससी भी एक क्वेश्चन अब ला सकता है इस टाइप का। 13 नंबर देखिएगा, तेरा नंबर लिख रहा है 101, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या देखना है। जो अभाज्य है, अभाज्य संख्या को पहचानने के लिए आप बेटा एक बात समझिएगा, अगर किसी संख्या अभाज्य को पहचानना, मान लो ए को टेस्ट करना है कि अभाज्य के नहीं, तो आपको क्या करना है, जो ए है एन को वहां तक ले जाना है। अगर मान के चलो इसका एग्जाम्पल समझो, मान लो हमको ये देखना है कि 173 आपकी अभाज्य के नहीं है, एग्जाम्पल तौर पर एक अभाज्य के नहीं, तो 173 के नज़दीक तक पहुंची जो इसका वर्ग हो, 16 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका, 256 हो जाएगा, है ना, ज़्यादा हो जाएगा। और 14 का वर्ग कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। 13 का वर्ग 169 हो जाएगा। तो आपको इसके बराबर या इसके, तो 13 के इतना होगा, 13 का 13 169 के से क्या होगा जी। अब 13 से छोटी जितनी भी बात, 13 या 13 से छोटी जितनी भी बात संख्या है, इसमें भाग देकर देखिएगा, भाग चला जाएगा तो अभाज्य नहीं है, अगर भाग नहीं गया तो वो संख्या कैसी हो जाएगी, आपकी अभाज्य हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है। अब लेकिन इतना लंबा कॉन्सेप्ट लगाने से आप समझिए कि एक तो सबसे बड़ा काम इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1001 को लिखा जाता है 7 गुणा 11 गुणा 13, मोस्ट करके लिखिएगा इसको। 1001 का मतलब होता है 7 गुणा 11 गुणा 13, कई बार मिलेगा आपको 7 गुणा 11 गुणा 13, तो ये तो है नहीं है। अंकों का योग देख लो, इसके अंकों का योग कितना है, 4 है, इसके अंकों का योग 10 है, ये तो भाज्य हो नहीं रहा है, 3 और 9 की भाज्यता लगा रहे हैं। इसके अंकों का योग कितना है, 3 है, तो ये 3 से भाज्य होगा, किससे भाज्य होगा, 3 से भाज्य होगा, ये भी कट गया। अब बचा हमारे पास 2, और 2 में यही नियम लगा देंगे हम लोग। अगर आप भाग देकर देखें तो कौन किससे कट रहा है, एक किससे कट रहा होगा, देखो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट रहा क्या, 7 एकम 7, 3 बचेगा 30, 7 चौको 28, 2 7 से नहीं कट रहा है। 7 के बाद हमारे पास आएगा 11, 11 के नियम क्या होता है, 3, इससे भी नहीं कटेगा, है ना। 11 से 13 से कट रहा है, 13 7 91 9, ये भी 13 से नहीं कटेगा। 13 के बाद आप यहाँ देखिएगा 17, तो 17 का हो जाएगा 17 5 85, 15 17 9 17 से कट जाएगा, किससे कट जाएगा, 17 से कट जा रहा, तो ये भी नहीं है, तो कैसे हो जाएगा 1009, इसका क्या होगी, एक अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 14 वाला। कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 का, ये हमने इसलिए रख दिया है, एक कॉन्सेप्चुअल बेस है, याद रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 का एलसीएम चाहिए था। तो सबसे ज़्यादा 2 कहाँ मिलेगा, सबसे ज़्यादा दो प्राइम नंबर ढूंढते हैं। फर्स्ट प्राइम नंबर कितना है, 2 है, 2 की हायर पावर कहाँ मिलेगी, 8 में, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ से 3 कहाँ मिलेगा, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, तो एक 3 आ जाएगा कोई। 3 के बाद 5 देख लो, 5 आ जाएगा, और एक 7 आ जाएगा। 8 3 24 5 120 गुणा 7 12 7 84 840 आ जाएगा।
इसका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 840 हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिएगा 15 नंबर। 15 नंबर लिखा गया है 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर कितना शेषफल बच रहा है, 2 बच रहा है। प्रत्येक भाग देने से प्रत्येक में कितना भाग शेष बच रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। अब इसको बाई ऑप्शन से लगाइए ऐसे क्वेश्चंस को। देखो बहुत आसान क्वेश्चन होता है इस टाइप का। 9, 9, 9, 6, 0 एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 9, 9, 9, 5, 8। तीसरा ऑप्शन है 9, 9, 9, 6, 2 और यहाँ पे है 9, 9, 9, 7, 2। देखो अगर 2 शेष बचाना है, इसमें 5 है कि नहीं है, 5 की डिविजिबिलिटी जानते हैं। 5 का भाग देने पर 2 शेष बचे, 5 का भाग देने पर 2 शेष बचे तो अंतिम अंक क्या तो 5 होगा या क्या होगा, 0 होगा। बताइए अगर इसमें 5 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, 2 बचेगा ही नहीं, सकती आंसर हो नहीं सकता है। अगर इसमें 5 का भाग देंगे तो इसमें कितना शेष बचेगा, 3 बचेगा शेष। कितना बचेगा, 5 एक कम 5 कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये भी नहीं हो पाएगा बेटा, ये कट गया। अगर इसमें 5 का भाग देंगे तो 2 बच सकता है, इसमें 5 का भाग देंगे तो कितना बच जाएगा आपका, 2 बच जाएगा। ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं। 5 ने इतनी बात बता दी। 3 की भाषा देखते हैं, कौन से देखते हैं हम लोग, 3 की भाषा देखते हैं। 3 का क्या होता है, अंकों का योग किससे भाज्य होना चाहिए, अंकों का योग किससे भाज्य होना चाहिए, 3 से भाज्य होना चाहिए। अंकों के योग के लिए हम डिस्टेंस हम लगा लेते हैं, डिस्टेंस हम लगाइए 3, 9, 9, 9 सब 0, 0 मान लेंगे। अभी पढ़ के आए 6, 2, 8, 8/3 करेंगे, 3 दूनी 6, 2 शेष पर आएगा। यही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसमें देख लो 9, 9, 9 7, 2, 9 ये भी 9 हो जाएगा। 9 से 3 का भाग पूरा पूरा चला जा रहा है, इसमें कोई शेष नहीं बचेगा 3 का भाग देने पर। जबकि वो कह रहा 3 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा, 2 बचेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला देखिएगा 16 नंबर। 16 नंबर में लिखा गया है 5, 11, 7, 21, 25, 38 और 13, 20, 24 का माध्य माध्यिका निकालिए। आपको मीन और मीडियन निकालना है। मीन मतलब माध्य, मीडियन निकालना है। तो माध्य क्या होता है, सभी चरों को जोड़ दो और जितने चर हैं उसका क्या कर दो, भाग दे दो। बहुत आसान सवाल है ना। तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर्स ऑफ नंबर्स, नंबरों का योग। और यहाँ ऐसा लिख दीजिएगा, नंबरों का क्या कर दो, सबको योग कर दो और टोटल नंबर कर दो यहाँ पे, है ना। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये निकल आएगा। मध्य का क्या करते हैं, आपको क्या करना है, या तो अवरोही क्रम में लगाना है या आरोही क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर किसी एक में लगा लीजिए। कोशिश करिएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं, सही रहेगा आगे। और हम लोग अभी सेट थ्योरी पढ़ेंगे। सभी टर्म को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लीजिएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लगाएंगे, अगर संख्या 2 प्रकार की प्राप्त होगी। अगर नंबर जो प्राप्त होंगे, एक तो आपके प्राप्त हो सकते हैं ऑड, विषम संख्या प्राप्त हो सकती हैं। एक जो नंबर प्राप्त हो सकते हैं संख्या के काउंटिंग में इवन। ऑड आएगा तो ऑड में क्या करना है, इसकी जो मीडियन होगी वो होगा n + 1/2वां पद हो जाएगा। और जब इवन वाली बात आएगी तो इसका हो जाएगा n/2, n/2वां पद लेंगे आधा पद, और n + 1/2वां पद। यहाँ पर कैसा ले लेंगे हम लोग, इवन के लिए कितना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा n/2 + 1वां पद, ठीक है ना। आधा कर देंगे, मान लो आप समझिएगा, अगर मान लो 10 पद आ गए, कितने पद आ गए, 10 आ गए। 10 का कितना कर देंगे, 5वां पद आएगा। 5 से 5वां पद तो मध्य का होगा नहीं, 5 और 6 का कितना हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। 5 + 6वें पद का क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। n/2 + 1वें पद का क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ठीक है ना।
अगला देखिएगा, तो इसका ऑप्शन आंसर लिख लीजिएगा, कितना आएगा 20 20 आएगा, कितना आएगा 20 20, मतलब बी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है ना, लग जाएगा, लगा दें। अगला देखिएगा, सत्रह नंबर ग्राफ दिया गया, नीचे दिए प्रश्नों को उत्तर देने के लिए तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। देखिएगा, तालिका को आपको पढ़ना है, इसके सवाल स्वयं करना है ना, कल भी हम लोगों को बताया था, स्वयं आप इसके सवालों को करिएगा। इसका ऑप्शन देख लीजिए, 17 वाले का ऑप्शन ए हो जाएगा, 17 वाले का ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, परसेंटेज का यूज है, अगर नहीं होता तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा, तो हम अगले वाले पेपर में इसका सॉल्व करके आपको दिखा देंगे, बता देंगे। ठीक है, ऑप्शन लिख लीजिए, ए आंसर आ रहा है। 18 नंबर देखिए, यदि ये खोखले गोले को जिसके बाह्य और आंतरिक व्यास क्रमशः 6 और 4 सेंटीमीटर है, ये खोखले गोले के इस टाइप का गोला रहा होगा, कितना है 6 और 4 है, व्यास 6 और 4 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएंगी इसकी त्रिज्या 3 हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2। को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर आधार व्यास वाला एक शंकु बनाया गया। अगर शंकु 8 वाला बनाया गया तो शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4। शंकु की ऊंचाई बताइए, शंकु की ऊंचाई बताना। देखो इसका जो आयतन होगा वो कितना होगा 4/3 पाई, पूरे में से अंदर वाले भाग को घटा देंगे तो खोखला है जो एक्चुअली में, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, तो 3 का क्यू माइनस कितना हो जाएगा 2 का क्यू। इसका आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 3 से ये 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ बचेगा 4, 3 × 9 = 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ हो जाएगा 4 चौको 16 × h, 4 चौको 16, 27 में से 8 जाएगा, 17 में से 19 हो जाएगा, बराबर बट्टे कितना हो जाएगा 4 बराबर h बराबर हो जाएगा 4 चौको 16, 3 4 7 28, 4 5 20, कितना हो जाएगा 4 सही 3/4 डायरेक्ट लिख दिया उन्होंने, है ना, इसको ऐसा लिख दो 4 सही 3/4, इसकी ऊंचाई हो जाएगी 4 सही 3/4 सेंटीमीटर। 19 नंबर देखिएगा, सुरेश और अनिल एक विशेष प्रोजेक्ट कार्य कर रहे हैं। कंप्यूटर पर सुरेश 40 पेज टाइप करने 15 घंटे लगते हैं। तो सुरेश जो है, सुरेश की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, सुरेश को 40 पेज टाइप करने 5 घंटे लगते हैं, तो सुरेश की जो क्षमता होगी 40/5। भाई 40 पेज करने में 5 घंटे लग रहे हैं, तो सुरेश की क्षमता जो होगी 1 घंटे में कितना कर पा रहा 8 पेज। दूसरा कह रहा है अनिल को 32 पेज टाइप करने में, अनिल को 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं, 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं, तो अनिल की क्षमता 32/6, 2 से काट दो 16/3 हो जाएगी। यदि वे दो अलग अलग कंप्यूटर पर काम करते हैं, मतलब एक साथ काम कर रहे हैं, एक कंप्यूटर उसके साथ लगा, एक कंप्यूटर वहाँ लगा है, तो उन्हें 110 पेज का एक असाइनमेंट टाइप करने में कितना समय लगेगा, तो टोटल वर्क 100, दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 110 वर्क करना है, दोनों को जोड़ दो 8 + 16/3, तो हो जाएगा 110, 16 8 × 24, 24 × 36 40/3, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 11 × 3 = 33/4, 33/4। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो मिनट के रूप में लिखा गया, बनाया गया है 8 चौको 32, 8 घंटे 1/4 मतलब 1/4, 8 से 1/4 घंटे का जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 घंटे को क्या लिख सकते हैं 8 घंटे 15 मिनट, कितना हो जाएगा 8 घंटे 15 मिनट, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक हफ्ते में चाय बैग की कीमत 350 इतने रुपए देगी परास, रेंज, कल भी एक सवाल दिया गया था रेंज का, एग्जाम में इस समय बहुत आ रहा है इस टाइप का सवाल स्टैटिस्टिक का। तो अगला सवाल आपका है 20 नंबर, रेंज मान होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, रेंज माने क्या होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है ना। कह रहा है तो मैक्सिमम कितना है 350, 280, मैक्सिमम है यहाँ पे 360, 360 मैक्सिमम है, मिनिमम कितना है 280 के बाद 270 भी है, 270,
0 90 हो जाएगा। इसकी जो रेंज होगी वो कितना चल रहा है, 90 तक चल रहा। तो 20 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।